हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। लूसेंट सीरीज में आपको पता है हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कल कंप्लीट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल सेल की बात करें हम, चाहे वो प्लांट सेल की बात करें, यानी कि यूकैरियोट सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका एनिमल सेल है उसमें आपका सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, क्या नहीं प्रेजेंट है? सेल वॉल नहीं प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको बाहर का मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे सेल वॉल हो, दोनों ही बाहर की मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सबसे बाहर जो प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट सेल में जब आप देखोगे तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक और इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल की वॉल। अब यहाँ पे देखिए जो पूछा है डिफरेंस, तो ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल न्यूक्लियस। तो देखिए, सेल न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में चाहे कोई भी हो, सब में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, दोनों ही आपके यूकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियस तो दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनेली है, ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है, दोनों में ही एटीपी का प्रोडक्शन करती है। बात आती है प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म को आप दो में डिवाइड करते हो, दैट इज द साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो अब जब दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दोनों ये पूरा सेल है, तो सेल के अंदर का जो भी ये जो आपको डॉट डॉट में बना रही हूँ, ये सब आपका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, तो दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये भी आपका दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आपका प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। देखिए, बस इतना है कि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से पूछा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल उन्होंने पूछ लिया कि इसमें से क्या चीज नहीं पाई जाती एनिमल सेल में। ठीक है, तो लिखा है सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अब सेलुलोज की हो, पेक्टिन की हो, किसकी भी हो, लेकिन सेल वॉल ही तो नहीं पाई जाती एनिमल सेल में, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब सेलुलोज की बात आ गई, तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, या पेक्टिन हो गया, इन तीनों की बनी हुई होती है। नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में सेलुलोज ही लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑप्शंस में आपको सेलुलोज लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होती, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट ऑफ। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इस तरीके से लिपिड्स और प्रोटीन्स, यहाँ पे ये आपके लिपिड्स हैं। ठीक है, दोनों तरफ बाई लेयर मेम्ब्रेन होता है, तो ये आपके पूरे लिपिड्स हैं, और यहाँ पे बीच में या तो फिर देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आपको पता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। कल आपको बताया था ये चीज कि डबल लेयर मेम्ब्रेन, तो एक लेयर ये, एक लेयर ये लेयर एक्सटीरियर की तरफ, बाहर की तरफ होता है, और ये लेयर सेल के अंदर। मान लीजिए इस तरीके से आपके सेल है। ठीक है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से थोड़ा क्लियर होगा, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर आपको सेल है जिसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये सारी चीजें, अब देखिए ये जो सेल है, ये जो आपको आदमी जैसा दिख रहा है ना, ये लिपिड है, इसको हम क्या कहते हैं? लिपिड। ठीक है, और ये जो डब्बा बना हुआ है इसको भी हम कहते हैं प्रोटीन, और ये जो है ये भी आपका प्रोटीन है। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेयर में पूरी तरीके से धंसा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन सिर्फ एक लेयर में धंसा हो। ठीक है, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। अब लिपिड और प्रोटीन यही दो दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन अंतर ये है कि कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से या तो लिपिड में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, या प्रोटीन में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ऐसे लगे हुए होते हैं, बीच में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड दोनों का ही बना होता है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल।
सेम क्वेश्चन, बस तरीका डिफरेंट है और एग्जाम डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और करेक्ट बता रहा है रिगार्डिंग प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए अभी जस्ट पढ़ा तुमने, प्लांट सेल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, सही बात है, बिल्कुल उसमें होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाली बात तो सही निकली। दूसरा है प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, चाहे आपका वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपका वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे आपका एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, फंगल सेल हो, कुछ भी हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता, वो भी लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसके ऊपर सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, पर चलिए ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में प्रेजेंट होता है। अब लिखा है प्लाज्मा प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू, तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, मैच्योर प्लांट सेल्स हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिबेट है। जो आपका एनिमल सेल है ना, उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स को हम लाइसोसोम कहने लगते हैं। ठीक है, बट हाँ वो वैक्यूल्स ही हैं, चाहे वैक्यूल्स हो चाहे आपके लाइसोसोम हो, दोनों का लगभग फंक्शन जो है सेम ही है। वैक्यूल हम प्लांट सेल के केस में कहते हैं और एनिमल सेल के केस में उसको लाइसोसोम कहते हैं, पर ये स्टेटमेंट गलत नहीं है पूरी तरीके से। लिखा है मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल, दैट इज फुली करेक्ट। आप अगर प्लांट सेल में, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये छोटा सा वैक्यूल है, ये वाला पार्ट जो है ना ये वैक्यूल है, कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है आपका, लेकिन नॉर्मली जब आप देखोगे, मान लीजिए ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल, ये प्लांट का सेल मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर इस तरीके से सेल वॉल जो है प्रेजेंट है, तो जो आपका वैक्यूल है ना वो लगभग 90% जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस यहाँ कोने में, कोई ऑर्गेनेली होगा तो यहाँ कोने कोने में प्रेजेंट होगा, तो वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, तो वन लार्ज वैक्यूल एग्जैक्टली करेक्ट ही है। व्हाइल एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, तो ये बात करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स 1 and 2, तो 2 जहां जहां है वो तो आप एकदम से गलत कर दिए, 2 यहाँ है गलत, 2 यहाँ है गलत, 2 यहाँ है गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, वो है सी। ठीक है, क्लियर। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस, सब आते हैं। वन बाय वन उनको समझेंगे, जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन, इस न्यूक्लियस का जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन है। तो बेसिकली आप देखोगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम होगा। ठीक है, जिस चीज की आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनी होती है उसी चीज का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना हुआ होता है। ठीक है, तो बस क्या हुआ है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना थोड़ा सा बढ़ के वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना ली है। ठीक है, तो ये पूरा तो न्यूक्लियस आपको जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर को दिख रहा है ना, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो ये नेटवर्क की तरीके से स्ट्रक्चर है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? स्ट्रक्चर देखिए, एक तो नेटवर्क की तरीके से, नेटवर्क, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आपको ट्यूब के तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ये भी बात आपको पता चल गई। दूसरी चीज, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो ऊपर के दो दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर के दो में आपको कुछ येलो येलो पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं। ये येलो येलो पार्टिकल्स क्या है? इनका नाम है राइबोसोम। ये भी एक तरीके के ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है, अब ये राइबोसोम ना वो एंडोप्लाज्मिक के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्री भी होते हैं। तो राइबोसोम दोनों कंडीशन में होते हैं, अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और फ्री भी होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो अगर इससे राइबोसोम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम ये कहेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये है आपका RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नीचे वाला पार्ट देखो, देखो ये राइबोसोम के होने की वजह से ना आपको सरफेस, मान लीजिए यहाँ पे आप चल के देखो तो यहाँ पे पहला पत्थर, फिर थोड़ा आगे गए थोड़ा और पत्थर, तो यानी कि सरफेस कैसी होगी, यहाँ की रफ सरफेस होगी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ देखो यहाँ पे बहुत स्मूथ है, सरफेस बहुत स्मूथ है। ठीक है, तो सरफेस स्मूथ है। ठीक है, और यहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, तो आप इसको कहोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहोगे, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, या माइनस कर दो, माइनस राइबोसोम, तो ऐसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहोगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी। अब देखिए, जो RER है, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होगा ना, तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम का एक फंक्शन होता है, एंड दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जब फ्री रहेगा तब भी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, और राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहेगा तब भी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी बना रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनाता है, बट वहां से जल्दी क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जब राइबोसोम नहीं प्रेजेंट, अब राइबोसोम नहीं प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पे जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये लिपिड की सिंथेसिस करता है। किसकी, लिपिड। ये लिपिड बनाता है, फॉस्फोलिपिड बनाता है। फॉस्फोलिपिड आपको पता ना, इसी का बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बनाता है। ठीक है, ये सब चीजें, स्टीरॉइड बनाता है। अब स्टीरॉइड क्या होता है, स्टीरॉइड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो गए, इस्ट्रोजन हो गए, ये सब जो है डिफरेंट हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में जो रिलीज होते हैं वो सब स्टीरॉइड हार्मोन है। ठीक है, तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है काफी टफ चीजें बनाता है, जैसे लिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, स्टीरॉइड हो गया, जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज जो इसका इंपॉर्टेंट काम है कि आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। क्या करता है, कई बार ये भी मैंने देखा है कई एग्जाम में, डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी में कुछ आपने दवाइयां खाई। ठीक है, अब दवाई का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो टॉक्सिकेंट होता है, या दवाई का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका लेयर, ठीक है, वो नहीं चाहिए, तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसको ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, जब बाहर फेंक देगा तो लाइसोसोम को दे देगा, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देगा। अभी लाइसोसोम भी पढ़ेंगे आगे। अब यही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली पूरे बॉडी के जितनी भी सेल्स हैं, मतलब मसल्स को छोड़ दीजिए, अदर देन मसल्स, जहां जहां भी ये सेल्स पाई जाएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी, तो आप सिंपल उसको कहोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर उसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन अगर ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, अगर वो मसल्स में पाई जा रहे हैं, मसल्स में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कह के क्या कहोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप उसको नाम दोगे। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कैल्शियम आयन को पंप करता है, यानी कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। बस इतना याद रखिए कि ये जो सार्कोप्लाज्म, मान लीजिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो इसके अंदर अब कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द ऑर्गेनेलीज प्ले मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में किसका रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, यहाँ पे अपने ये अभी आगे आप पढ़ोगे, बट इनका कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया कोई रोल नहीं, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया कोई रोल नहीं। अभी जस्ट पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में रहेगा, जब हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, तब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तभी जब राइबोसोम उसके ऊपर अटैच रहेंगे, सिर्फ तभी वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी,
राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम आपको देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको इस फॉर्म में राइबोसोम मिलता है, ठीक है। ये आपको देखिए 2 सर्कल इस तरीके से है। तो ये ना अटैच्ड फॉर्म में जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है आपका राइबोसोम, तो वो इस तरीके इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं लार्ज सब यूनिट, आपका जो राइबोसोम है ना वो 2 सब यूनिट का मिलकर बना होता है। एक तो होता है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और एक होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब एक दूसरे के पास आते हैं तब जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं होता है ना, तो लार्ज सब यूनिट अलग हो जाता है, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो राइबोसोम है वो किस चीज का बना है। एक तो राइबोसोम के अंदर आपको आरएनए मिलेगा और एक आपको प्रोटीन। तो जब आरएनए और प्रोटीन एक साथ मिलके बनते हैं तो इसको हम कहते हैं राइबोसोम, और इसीलिए इसको हम नाम देते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो का मतलब होता है राइबोज यानी आरएनए, न्यूक्लियो कौन सा, राइबो का मतलब राइबोज, न्यूक्लियो कौन सा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आरएनए, और ये प्रोटीन तो सिंपल प्रोटीन, ठीक है। तो आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है आपका राइबोसोम, ठीक है। ये किस साइंटिस्ट ने दिया, अगर ये कोई पूछे आपसे साइंटिस्ट का नाम, राइबोसोम किसने दिया है, ये दिया है आपको बाय पैलेडिने या पलाडे, जो भी आप बोलो, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। अब यहाँ पे जो ये राइबोसोम है इसका एकमात्र आपको फंक्शन पता चल गया, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। ये पूछा आईएएस में पूछा है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि राइबोसोम जो है वो किसके लिए या उसका स्पेशल फंक्शन क्या है, या प्रोटीन सिंथेसिस किस ऑर्गेनेली के द्वारा किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है सबसे पहले समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बगल में, ये बाहर की तरफ ना इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक तो होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ देखिए धसा हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका धसा हुआ है। इस धसे हुए पार्ट को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। और जो ये अंदर आपको मटेरियल दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो जो बॉडी में, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है ना, जैसे ग्लूकोज हम खाते हैं तो ग्लूकोज को तोड़ना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस तो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो इनिशियल प्रोसेस है यानी कि ग्लाइकोलिसिस वो होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद एक है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों ज्यादा मत याद रखिए, सिंपल बस ये समझिए कि रेस्पिरेशन में ये 3 मुख्य होते हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये जो क्रेब्स साइकिल और जो ETS है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस मोटा मोटा ये याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर कोई स्पेसिफिक पूछे, कई बार अगर एग्जाम में ऐसा स्पेसिफिक पूछ ले तो समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले रीजन में ये क्रेब्स साइकिल आपका होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, आपको आगे मिलेगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब्स किस इनमें से, इन ऑप्शन में से किस में सबसे ज्यादा एटीपी बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एटीपी कौन बनाता है, ग्लाइकोलिसिस बनाता है कि क्रेब्स साइकिल बनाता है, क्या बनाता है, वैसे डिफरेंट आपको ऑप्शन दे देंगे। तो क्रेब्स साइकिल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी बनते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी, सबसे ज्यादा एटीपी आपको क्रेब्स साइकिल में ही मिलेगी, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल होती कहाँ पे है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, अब ये बहुत ज्यादा, आपको पता है कि अगर मैं फुली माइटोकॉन्ड्रिया को बोलूं तो ये बहुत ज्यादा एटीपी देता है। और एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है ये, एनर्जी, ठीक है। हमारी बॉडी को जो ये एनर्जी मिल रहा है ना, कोई भी चीज हम काम कर पा रहे हैं, मैं इतना बोल पा रही हूँ या प्रॉपर बैठ के चेयर पे सुन पा रहे हो, ये जो एनर्जी है आपके अंदर ताकि आप खड़े हो पाओ, ये एनर्जी एक्चुअली आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही देती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे घर को जो बिजली आता है तो एक सेंटर होता है ना, पावर हाउस, वहीं से सारे लोगों को, लोकल जितने भी हैं उनको बिजली जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उस एरिया को हम कहते हैं पावर हाउस। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ये सबको एनर्जी देती है, तो इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, पावर हाउस, ठीक है।
अब जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में ना अपना अपना जीनोम होता है, ठीक है। अब देखिए जीनोम क्या होता है, डीएनए, ठीक है। जैसे डीएनए आपको पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, कल बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, हमारा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक, नॉर्मल। लेकिन दो ऐसे ऑर्गेनेली और हैं जिनके अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन, अपना प्रोटीन सिंथेसिस अपना कर पाते हैं, ठीक है। तो वो एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। मान लीजिए अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं दिया है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं दिया है, तो प्लास्टिड दिया होगा, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड का ही एक फॉर्म है, ठीक है, प्लास्टिड अलग से नहीं है, प्लास्टिड का ही एक फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन में नॉर्मली ऑप्शन मैंने यही दो देखा है, क्लोरोप्लास्ट पूछेगा या माइटोकॉन्ड्रिया, या दोनों ही दे देगा तो ऑप्शन बोलेगा बोथ ए एंड बी। सॉरी। तो इसमें जीनोम प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए, ठीक है। डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, ठीक। ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं आपके। डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, डीएनए और राइबोसोम होते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा और कौन सी ऑर्गेनेली में डीएनए प्रेजेंट होता है। आईएएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आईएएस का क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा है कि डीएनए किस में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, बताओ, ठीक है। सेंट्रियोल में डिवाइड करता है सेंट्रियोल, बस इसमें होता नहीं है, ठीक है। लाइसोसोम नहीं, गोल्जी नहीं, इन तीनों में तो नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया भी जस्ट पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये आरएएस आरटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, वन टर्म दैट जनरेट्स, ये क्वेश्चन यहीं पे आ गया, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी बने, ठीक है, एटीपी एटम्स सबसे ज्यादा बने, तो कौन सा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कह रहे थे, क्या वो है, नहीं, अभी आपको पता चला नहीं है। लास्ट रेस्पिरेटरी सीरीज नहीं, वाटर डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। क्रेब्स साइकिल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी आपके क्रेब्स साइकिल में ही बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑर्गेनेली को देखते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी को समझते हैं कि देखो क्या होता है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन बना दिया, ठीक है, और उसके बाद मतलब राइबोसोम के साथ मिलके उसने प्रोटीन बना दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपका ये क्या पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपका गोल्जी है, ठीक है। ये पूरा पूरा सेल के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ तीन चीजें दिखा रही हूँ क्योंकि इन तीन चीजों का काम है। न्यूक्लियस तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, सिंपल काम। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लीजिए इसके ऊपर राइबोसोम इस तरीके से लगे हुए हैं, तो इसने प्रोटीन बनाया, ठीक है, कोई एक एक्स प्रोटीन बनाया। अब इस एक्स प्रोटीन को इसको भेजना है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे सिंपल प्रोटीन नहीं दे सकते ना, आपको मान लीजिए किसी को गिफ्ट देना है तो आप सिंपल गिफ्ट थोड़ी देते हो, थोड़ा सा उसको रैप करके देते हो, अपना नाम वाम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, आपको किसी को पोस्ट करना, मान लीजिए आपको राखी पोस्ट करनी है, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में, तो आप सिंपल गिफ्ट दे दोगे तो कहाँ पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इस प्रोटीन को पहले इसको पैकिंग करनी होती है, तो पहले क्या करेंगे, एक सिंपल एक पन्नी में लपेट के, जैसे दुकानदार आपको देता है, एक पन्नी में लपेट के इन्होंने प्रोटीन को दे दिया, ठीक है। इस पन्नी को हम क्या कहते हैं, वेसाइकल, ठीक है। ऐसे गोल गोल आपको जितने भी दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इस सबको हम वेसाइकल ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यही वेसाइकल जो है, ये मान लीजिए ये है, इसके अंदर ये प्रोटीन पड़ा हुआ है, ये इनकमिंग वेसाइकल है। अब क्या होगा, ये इनकमिंग वेसाइकल जाके ना फ्यूज कर जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा इस गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है। अब इस गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है गोल्जी अपरेटस का, ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करता है, उसके साथ साथ ये जो है वेयर हाउसिंग करता है एंड पैकेजिंग करता है। अब ये इतने बड़े बड़े नाम, सिंपल सा आप समझ लीजिए, ये इस प्रोटीन की पैकिंग करता है, उसको एड्रेस लगाता है, उसको लेबल करता है कि भाई इसको कहाँ पहुंचाना है, ठीक है। तो ये सिंपल पन्नी में लपेट के तो दुकानदार ने दे दिया, किसने, कौन दुकानदार कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो प्रोटीन है वो क्या है, ये है वो गिफ्ट जो भेजना है हमको, ठीक है। वेसाइकल एक तरीके की पन्नी है जिसमें भेजा, ठीक है। गोल्जी ने क्या किया, अब देखिए गोल्जी ने इसी प्रोटीन को यहाँ भेजा, अब इसको पूरी तरीके से पैकिंग की, ठीक है, इसको पैकिंग की, इसको बताया, इस पैकिंग के ऊपर एक लेबल लगा
लगा दिया, एड्रेस लगा दिया कि भाई तुझे कहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो इसने एड्रेस लगा तो जहां भी पहुंचना होगा ये वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी में क्या होता है, बेसिकली पैकेजिंग होती है, ठीक है, सिंपल, बस आप इतना समझिए। अब यही गोल्जी बॉडी जो है, देखो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी होती है, लेकिन अगर प्लांट सेल में आपको इस तरीके की गोल्जी बॉडी देखें प्लांट सेल में, तो उसको हम कहने लगते हैं डिक्टियोसोम्स। क्या कहने लगते हैं, डिक्टियोसोम। तो अगर कहीं आपको डिक्टियोसोम लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, डिक्टियोसोम और गोल्जी बॉडी दोनों सेम ही चीजें हैं, बस प्लांट सेल में पाया जा रहा है तो डिक्टियोसोम कह रहे हैं, और एनिमल सेल में पाया जा रहा है तो हम इसको गोल्जी बॉडी कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किसने डिस्कवरी किया, इसका डिस्कवर किसने किया, तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया है, कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी ने, जो उन्होंने अपने ही नाम पे जो है इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी का, इजी करने के लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको पता है सीधे सीधे पावर हाउस का नाम ही लिखा है तो आप समझ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी एटीपी नहीं बना रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एकदम कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका बीपीएससी में पूछा है। फिर पावर हाउस ऑफ द सेल दोबारा से आपको यूपीआरओ एआरओ में पूछा है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस नाम लिखा है, सीधे आप एकदम बिना सोचे समझे माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढ लीजिए अपने ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, एमपीपीसीए से पूछा है। तो डिफरेंट एग्जाम्स है लेकिन वही सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा जो है सेंटेंस डिफरेंट है। तो ऑप्शन देखिए, सेल वॉल, गोल्जी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो डेफिनेटली जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड जो है वो कई चीजों का बना होता है, जैसे मान लीजिए प्रोप्लास्टिड, प्रोप्लास्टिड होता है जो कि मतलब अभी किसी भी चीज में बन सकता है, किसी भी टाइप के प्लास्टिड में बन सकता है, ठीक है। ये प्रोप्लास्टिड क्या है, इमेच्योर है अभी, ठीक है, अभी किसी भी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये कलर्ड पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है, कलर्ड पिगमेंट है, ठीक है, कलर्ड पिगमेंट। और ये किस में पाया जाता है, ये फ्रूट्स में पाया जाता है, ये फ्लावर्स में पाया जाता है। इसीलिए देखो इनमें कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको फ्रूट्स दिखते हैं, कोई रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्लावर्स भी डिफरेंट है, ठीक है। वो दोनों ही फ्रूट लिख दिया, फ्लावर, ठीक। अब जो क्लोरोप्लास्ट, ये क्या आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, कोई पूछे क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो लीफ में। और लीफ किस कलर की होती है, ग्रीन। तो इसमें कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। और लीफ जो है वो किस काम में आती है, लीफ काम आती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, किसमें, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में ना स्टोरेज होता है, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फैट हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, या आपका प्रोटीन हो गया। तो जब वो इलायोप्लास्ट, ठीक है, एक वर्ड है इलायोप्लास्ट, तो देखिए वर्ड पे पहले जाइए, प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, तो ये प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, ये स्टोरेज का काम है, तो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट का ही तीनों पार्ट है ये, ठीक है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीनोप्लास्ट लिखा तो प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। एमाइलोज, एमाइलोज ना ग्लूकोज का एक फॉर्म है, ठीक है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। तो एक लास्ट पूछा लिपिड, तो इलायोप्लास्ट जो है वो लिपिड को स्टोर करके रखेगा, सिंपल, ठीक है। अब जो प्लास्टिड, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ना स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ सॉरी, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें देखिए ये जो आपको खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो आपको ये देखो, ये पता है कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए आप एक दो के सिक्के एक के ऊपर ऐसे रखते जाओ, तो आप कहते हैं ना स्टैक ऑफ कॉइन्स, ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा है, इसको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। और इस एक के सिक्के, मान लीजिए पूरा एक का सिक्का है, तो इसका एक सिक्का आप उठा लो, सिर्फ एक सिक्का आप उठाओ, उस एक सिक्के को हम कहते हैं थाइलाकोइड। क्या कहते हैं, थाइलाकोइड। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो इस ग्रेना में होता है, ठीक है, इस ग्रेना में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट जो खाना बना रहा है, जो ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, लाइट के सिंथेसिस में जो है खाना बनाना, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना, सिंपल, दैट इज आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये पूरा पूरा प्लास्टिड आपको देखिए डबल लेयर, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया भी है, तो जो आपका प्लास्टिड है वो कैसा है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, 2 लेयर है इसके ऊपर ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आपकी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है,
प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाएगा आपका प्लास्टिड। ठीक है, अब प्लास्टिड में ना अपना डीएनए, अपना जीनोम होता है। मैंने क्लोरोप्लास्ट, अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया, नॉर्मली आपको ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट ही देंगे। इनमें अपना जीनोम होता है। ठीक है, अपना डीएनए, अपना राइबोसोम, तो अपना ना खाना, ये खाना भी खुद बनाते हैं, अपना डीएनए करके रेप्लिकेशन भी खुद करते हैं, थोड़ा सा जो है डिपेंडेंट होते हैं ये न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो सिंपल इनके पास अपना जीनोम होता है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आपका है लाइसोसोम। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू।